Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the chapter The National Movement First Phase. In the previous video we have already studied about the factors which were responsible for the rising of nationalism in Indians mind. तो किस तरह से कौन से रीजंस कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडियंस बोलने लगे और उनके माइंड में उनके दिमाग में इंडिया के लिए कुछ करने की बात आने लगी. तो वो बहुत सारे रीजंस थे. उन्होंने इंडिया के सारे सेक्शंस, सारे सोसाइटी के सारे सेक्शंस को एक्सप्लॉइट किया और उस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जितने भी इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया और नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर ग्रो होने लगी और डेवलप होने लगी. सो अंडर दिस वी हैव ऑलरेडी रेड so many factors. In this video I will start from immediate factors. उसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिनका रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आया. तो वो कौन सी चीजें थी जो ब्रिटिश ने ऐसी की कि जिसकी वजह से उसका असर इंडियंस पर बहुत गलत पड़ा और बहुत जल्दी पड़ा. बाय द 1870s, जब 1870s था उस टाइम पर नेशनल आइडेंटिटी की जो फीलिंग थी, स्पिरिट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी हैड टेकन डीप रूट्स इन द माइंड ऑफ द पीपल. यानी लोगों के दिमाग में इसकी जड़ें मजबूत होती जा रही थी कि हम अपने कंट्री के बारे में सोचेंगे, हम अपने रीजन, रिलीजन या कास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे. यानी इन सब चीजों से ऊपर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई जिसकी वजह से ये और स्ट्रांग हुआ. वाइसरॉय लॉर्ड लाइटन की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल के लोग अगेंस्ट हो गए. उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, इंडिया से जितनी भी चीजें बाहर जा रही थी, ब्रिटेन में जा रही थी, इंग्लैंड में जा रही थी, उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे. और जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ उनके कंट्री से जितनी भी आने वाली इंडिया में जितनी भी चीजें थी उन सब पर इम्पोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई थी. तो जब इस तरह से किया गया कि इंडिया की चीजों को ज्यादा टैक्सेस देने पड़े तो वहां हमारी चीजें नहीं बिकी और ब्रिटिश की आने वाली इंडिया में जितनी भी चीजें थी उनसे जब टैक्सेस हटा दिए गए तो वो बहुत ज्यादा सस्ती हो गई. सस्ती होने की वजह से, चीपर रेट होने की वजह से इंडियंस ने भी इंडिया की चीजों के बजाय उनकी चीजों को परचेज करना शुरू किया. तो ये जो चीज थी इसने इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से रुइन कर दिया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया था. और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ वाइसरॉय लॉर्ड लाइटन ने अफगानिस्तान के साथ जो वॉर हुई उस वॉर में सारे जितने भी एक्सपेंसेस थे, जितने भी खर्चे थे, जितना भी नुकसान था वो सब इंडिया को पे करना था. तो इन सब चीजों की वजह से हमारे इंडियंस काफी नाराज थे. और इसके साथ साथ जब 1877 में, ये तो 1870s की बात थी, आफ्टर 7 इयर्स के बाद जब इंडिया फेमाइन से जूझ रहा था, फेमाइन से परेशान था, उसी टाइम पर इंडियंस को हेल्प करने के बजाय एक दिल्ली में इंपीरियल लेविश दरबार लगाया गया और उस पर बहुत सारा खर्चा किया गया. अब बहुत सारा खर्चा इस दरबार पर खर्च किया गया, जबकि हेल्प क्या करनी चाहिए थी, ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उन्हें उस फेमाइन वाली जगह पर लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, लोगों को फूड प्रोवाइड कराना चाहिए था. इन्होंने ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं किया. तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ चीजें थी जिससे लोग नाराज थे. उसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया और इसमें जितने भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जा रहा था, उनको बैन कर दिया गया. फिर उसके बाद 1878 में एक और एक्ट पास किया गया एंड दैट वाज आर्म्ड एक्ट, द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878. इसमें इंडियंस को आर्म्स यानी वेपन्स रखने पर पाबंदी लगा दी गई, उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया. तो ये जो दोनों एक्ट्स थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 एंड द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, इन दोनों एक्ट की वजह से इंडिया के जितने भी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस थे उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया. मीन्स लोगों के अंदर नाराजगी थी और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई. तो ये इमीडिएट फैक्टर्स में था जिसमें जल्दी ही उनके किए हुए उनकी नई पॉलिसीज लाने का या कोई एक्ट लाने का जल्दी ही रिजल्ट सामने आया. नेक्स्ट इज एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. 1883 में कुछ ही सालों के बाद 1878 आर्म्स एक्ट लाने के बाद 5 इयर्स के बाद 5 इयर्स के बाद लॉर्ड रिपन्स के लॉ मेंबर जिनका नाम सर एल्बर्ट था, उन्होंने एक ऐसा बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा बिल लेकर आए. तो उनके नाम पर ही बाद में इस बिल का नाम भी एल्बर्ट बिल
रखा गया, इसे एल्बर्ट बिल कहा गया। तो जो सर एल्बर्ट बिल लेकर आए थे उसमें उन्होंने इंडियन जजेस उसमें किसी भी तरह, चाहे कोई इंडियन इन्वॉल्व हो या कोई यूरोपियन इन्वॉल्व हो, दोनों को ही इंडियन जजेस उस केस में फैसला सुना सकते थे। तो ये जो एल्बर्ट बिल आया, इससे इंडियन जजेस को ये अथॉरिटी मिल गई कि वो सिर्फ इंडियन के केसेस को नहीं सुनेंगे, बल्कि अगर यूरोपियन भी किसी केस में इन्वॉल्व हैं तो इंडियंस के साथ यूरोपियन को भी वो फैसला सुना सकते हैं। अब इंडियंस को तो यूरोपियन इंफीरियर समझते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे। ये बात तो उन्हें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ये बात बिल्कुल भी उन्होंने लाइक नहीं की। तो जल्दी ही यूरोपियन कम्युनिटी ने इस एल्बर्ट बिल के खिलाफ एजिटेशन शुरू किया, अपोज करना शुरू किया और उसके खिलाफ उन्होंने बोला और उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस बिल को वो विड्रॉ कर ले, इस बिल को, एल्बर्ट बिल को वो वापस ले लें। मीन्स हम इंडियंस के बराबर में या इंडियन जजेस के सामने या इंडियन जजेस हमें कोई फैसला नहीं सुना सकते। अब इंडियंस को फिर गवर्नमेंट ने इस बिल को विड्रॉ कर लिया और ये जब बिल विड्रॉ किया गया, इससे इंडियंस को ये सबूत मिल गया, ये इंडियंस के लिए प्रूफ था कि वो कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके साथ इक्वल रहेगी, उन्हें इक्वलिटी दी जाएगी, यानी ब्रिटिश और इंडियंस इक्वल होंगे। ऐसा उनके सामने आ चुका था, वो समझ चुके थे कि कभी भी कोई भी ऐसा लॉ, कोई चीज ऐसी नहीं लाई जाएगी जिससे हम उनके इक्वल हो जाएं। सो नाउ वी हैव रेड अबाउट द इमीडिएट फैक्टर्स कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जल्दी ही अग्रेशन लोगों में नजर आया और लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, यानी पॉलिटिकल एसोसिएशंस को इस टाइम पर फॉर्म करना शुरू किया गया और बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई गई। 1850s के बाद इंडियंस ने अपने वेलफेयर के लिए, अपने खुद के वेलफेयर के लिए पॉलिटिकल एसोसिएशंस को फॉर्म करना शुरू किया। बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश जो पर्सन्स थे वो इंडिया के वेलफेयर, इंडियंस के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अब कुछ इंडियंस को लगने लगा कि हमें अपने वेलफेयर के लिए खुद ही काम करना होगा एंड उसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बनाना शुरू किया। तो इस तरह की जो एसोसिएशंस बनाई गई, वन ऑफ द फर्स्ट सच एसोसिएशन, जो पहली एसोसिएशन बनाई गई उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एंड दैट वाज फॉर्म बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1851 में फॉर्म किया था। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन को सेटअप किया गया और 1870s से 1880s के बीच में बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस को सेटअप किया गया। सो दे इंक्लूडेड द पूना सार्वजनिक सभा, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha and the Bombay Presidency Associations. But the thing was that all the associations formed were limited in both membership and agenda. जितनी भी एसोसिएशंस बनाई गई वो सारी एसोसिएशंस मेंबरशिप और उनकी मेंबरशिप लिमिटेड थी और उनके जो एजेंडास थे वो भी लिमिटेड थे। ज्यादातर इसके जो मेंबर्स थे वो एजुकेटेड इंडियंस थे और ये जितने भी एजुकेटेड इंडियंस इसके मेंबर थे ये अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो अपर सेक्शन था उससे बिलोंग करने वाले लोग थे। इसका मतलब ये हुआ ये सभी के लिए ओपन नहीं थी। अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग ही इसके मेंबर होते थे। जनरली दे यूज टू सेंड पेटिशंस रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट। ये क्या करते थे, अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट को रिटन में रिक्वेस्ट भेजा करते थे, पेटिशन भेजा करते थे कि आप हमारे टैक्सेस को कम कर दीजिए, जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, जो आप भेदभाव करते हैं इसे खत्म कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करिए, कुछ अच्छा कीजिए हमारे लिए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को ग्रेटर रोल दीजिए, मीन्स ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, ज्यादा लोगों को इंक्लूड कीजिए, अपर पोस्ट पर भी इनको रखा जाना चाहिए। जितनी भी एसोसिएशंस थी इनकी एक्टिविटीज कुछ स्पेसिफिक रीजन तक रेस्ट्रिक्टेड थी। सपोज अगर कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन किसी एक स्टेट में बनाई गई, किसी एक जगह बनाई गई, तो सिर्फ ये उसी जगह तक लिमिटेड थी। ये उससे बाहर के लिए ना ही इनके काम थे, ना ही इनके एजेंडाज में बाहर की कोई चीज इन्वॉल्व थी। सिर्फ अपने स्पेसिफिक रीजन्स के लिए काम करते थे। तो ये कंडीशन थी कुछ उन पॉलिटिकल एसोसिएशन की। अब बहुत काफी लंबे टाइम से लोगों के अंदर एक फीलिंग थी कि एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जाए जो ऑल इंडिया एसोसिएशन हो और जो अपनी बातों को रखने के लिए
स्ट्रांग हो, जो अच्छे से अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रख सके और जो मास बेस्ड हो। ऐसा ना हो जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा कि जो एसोसिएशंस थी इसमें अपर सेक्शन के पढ़े लिखे लोग थे, तो ये एक ऐसी एसोसिएशन लोग बनाना चाहते थे जिसमें मेंबरशिप का कोई बाउंड्री लाइन ना हो कि कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, कोई भी उस एसोसिएशन को ज्वाइन कर सके, अपनी बात को स्ट्रांगली रख सके। ऐसी एक एसोसिएशन बनाने की फीलिंग सभी के अंदर थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में 1883 में एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज की और इन्होंने पूरे इंडिया के लोगों को इसमें इनवाइट किया। तो सभी को इनवाइट किया, सभी एक जगह इकट्ठा हो सकते थे और ये पहली बार हुआ 1883 में कलकत्ता में, एंड इट वाज डन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जिसे 1885 में कलकत्ता में किया जाना था। तो इस तरह से पॉलिटिकल एसोसिएशन बनना शुरू हुई। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में अपनी दूसरी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पर एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, AO ह्यूम, उन्होंने बॉम्बे में एक मीटिंग बुलाई। मिस सुरेंद्र नाथ बनर्जी की दूसरी मीटिंग की तैयारी के टाइम पर AO ह्यूम ने बॉम्बे में एक मीटिंग बुलाई। वो एक ऐसी एसोसिएशन स्टार्ट करना चाहते थे, एक ऐसी एसोसिएशन सेटअप करना चाहते थे जिसको ब्रिटिश सुपरवाइज करे, और उस एसोसिएशन का काम होगा कि वो इंडियंस की डिमांड को जाने कि इंडिया के लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर सकती है। तो इस तरह से वो फ्यूचर में किसी भी तरह का दूसरा आउटब्रेक, किसी तरह का दूसरा रिवॉल्ट मूवमेंट नहीं चाहते थे जो 1857 में हो चुका था। तो 1857 जैसा कोई रिवॉल्ट आगे रिपीट ना हो, उसको रोकने के लिए AO ह्यूम और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस एसोसिएशन को बनाने का सोचा। तो उनका ये टारगेट था कि लोग आए इस एसोसिएशन में, इंडियन लोग आए और अपनी डिमांड को गवर्नमेंट को बताएं और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को पूरा कर सके, तो फ्यूचर में कोई भी रिवॉल्ट ना हो। मीटिंग को AO ह्यूम ने कन्वेंट किया और इसे 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 1885 3 दिन तक इसे लगातार ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया और बाद में इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। तो इस मीटिंग को जो AO ह्यूम ने पहली मीटिंग बुलाई थी बॉम्बे में, इस मीटिंग में पूरे कंट्री इंडिया के 72 डेलीगेट्स शामिल हुए, इन्होंने इसे अटेंड किया और जो 72 डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए थे उनमें से कुछ एमिनेंट लीडर्स थे, लाइक वोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, S सुब्रमण्य अय्यर, दिन शाह वाचा, काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, P आनंदाचार्लू, गोपाल गणेश अगरकर, M वीरारा घवाचरियर, G सुब्रमण्य अय्यर, NG चंद्रावरकर एंड रहमतुल्ला सयानी। तो इस तरह से ये कुछ नेम्स थे जो एमिनेंट लीडर्स थे, इन्होंने भी उस मीटिंग में शामिल हो इन्होंने भी उस मीटिंग को अटेंड किया। कांग्रेस हैड वेरी मॉडेस्ट बिगिनिंग। कांग्रेस की जो शुरुआत थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो बहुत मॉडेस्ट थी, बहुत अच्छी शुरुआत थी और ये अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में एक साल में एक बार अपनी मीटिंग किया करते थे। शुरुआत के कुछ सालों में शुरुआत के जो ईयर्स थे उसमें इंग्लिशमैन भी इनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। या INC की जितनी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भी काम थे उसमें इंग्लिशमैन भी शामिल होते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इन द अर्ली ईयर्स द मेन एम्स ऑफ द कांग्रेस वर, यानी कांग्रेस के शुरुआत में कौन से प्लान थे, किन चीजों पर ये काम कर रहे थे, क्या एम थे, टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडिया। मीन्स इंडिया के जितने भी अलग अलग जगह के लीडर्स हैं उन सारे लीडर्स को एक साथ लाना, उसके बाद इंडिया से जुड़ी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और उनका सोल्यूशन देना। टू फॉर्म एन एक्शन प्लान टू गेट कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश, और उसके बाद एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना जिससे ब्रिटिश से कुछ अग्रीमेंट लिया जाए, कुछ चीजों की परमिशन दी जाए। तो ये कुछ चीजें थी जो INC के पहले कुछ सालों में इन्होंने इन चीजों पर काम किया। So this is for today. In next video, we will start from the moderate phase. Till then, do keep watching my videos if you have missed any of the classes. And thank you. Bye-bye.